क्या जानवर या गाय या कहें जो भी क्या केवल पॉलिटिकल टूल बन के रह गए? पूजा पंडालों में या दुर्गा पूजा के दौरान बलि की प्रथा है और धर्म विशेष में कुर्बानी की प्रथा है। नेपाल में भी एक फेस्टिवल होता है जहाँ काफ़ी सारे है ना पशुओं की बलि दी जाती है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? अगर गाय का एक विशेष महत्व है धर्म की वजह से, अगर उस देश में गाय की वैल्यू नहीं होगी तो फिर कुत्ते बकरे मर गए का तो तुम भूल ही जाओ ना। जैन लोग वैसे तो अहिंसक होते हैं बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल वो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ दूध की बात आ जाती है तो फिर वो हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा पीपल फार्म सिर्फ एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की एक मिसाल है। इसकी शुरुआत 2014 में रॉबिन सिंह और शिवानी सिंह ने की थी, ताकि घायल और बेसहारा जानवरों को इलाज और एक नई जिंदगी मिल सके। आज लाखों लोग इनके काम से प्रेरित हैं। आइए मिलते हैं पीपल फार्म के संस्थापक रॉबिन सिंह से। वाकई में जीवन का मकसद भी इसी बात में है कि जब आप जीवन में हैं और आपको पता लग जाता है कि आपका जीवन का पर्पस क्या है, और फिर उस पर्पस को जानने के बाद जब आप जीते हैं तो मेरे लिए तो वही मोक्ष है। वही पर्पस है कि जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको लोगों की पीड़ा कम करनी है ना, और अब आप उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको जीवन का सार मिला। एब्सोल्युटली। देखो, आप मोक्ष को दो तरीके से देख सकते हो। एक तो बड़ा ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ, जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा, व्हेन सफरिंग फाइंड्स मीनिंग इट्स नॉट सफरिंग एनी मोर। तो अब जब आपको लाइफ का पर्पस मिल गया, जैसे मुझे लोगों से किचकिच करना है, मतलब किसे पसंद है, मैं तो बहुत ही इससे दूर भागता हूँ किचकिच करने से। बट अब क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किचकिच करनी पड़ती है, पर मुझे हर बार ही पता है कि मैं पार्किंग के लिए किचकिच कर रहा हूँ, मैं किसी सरकारी अफसर से किचकिच कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा एक लार्जर पर्पस है, तो वो मैं झेल जाता हूँ, है ना। तो सफरिंग आपकी कम हो जाती है। तो एक ये लिबरेशन है कि वो सब चीजें ना आपको, मतलब जो ये मायावी चीजें वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती, और जो माया में आपको लोगों से डील करना पड़ता है, यू हैव अ रीजन फॉर इट। अगर आप इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो तो ये है कि भाई देखो, वर्ल्ड में मेरा तो मानना ही है, दुनिया बनाई शैतान ने, भगवान एक पॉजिटिव फोर्स है जो सफरिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हीं के काम में लग जाओ, तो फिर उसके बाद मरने के बाद आपको चांस मिलता है कि भाई अब नहीं जाना या दोबारा जाकर दोबारा अच्छा काम करना है। तो आप कुछ भी ले लो, लाइक ऑल मॉडल्स आर इनएक्यूरेट, सम ऑफ देम आर यूजफुल। सर, थॉट्स की क्लियरिटी होना हर एक युवा के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बहुत जो यंग जनरेशन है उनके साथ यही है कि कमर्शियलिज्म की युग में जी रहे हैं, और एट द एंड सबको ये लगता है कि अब हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या जो भी हो चुका है, चाहे हम एजुकेशन के सेगमेंट की बात करें या लोग कमर्शियल रूप से सबसे जो रहे हैं उसके बाद भी हैप्पी नहीं है। तो जैसे कि ये मैसेज भी है कि लोग ऐसी जगह जाएं या आपका फार्म विजिट करें या कहीं भी जाएं जहाँ वो अपनी सोल को पता कर सके क्या करना है। तो आपका युवाओं के लिए क्या मैसेज है कि हम कैसे अपने आप को पता कर पाए कि हम सही डायरेक्शन में? यार देखो, आपको आपका पर्पस जो है वो खोजना पड़ेगा, बट दैट मीन कि जो आप कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए आपको रोकना पड़ेगा। ये आपको, जैसे हम कहते हैं ना, आपको वो फ्रस्ट्रेशन चाहिए जिसमें आपको पता नहीं कि व्हाट आर यू डूइंग। वहां पे आप एक एक्सप्लोरेशन वाले फेज में जाएंगे, एंड देन यू विल हैव टाइम टू थिंक अबाउट कि आप किस चीज को वैल्यू करते हो। अब जरूरी नहीं कि हर किसी का पर्पस अच्छा काम करना ही है, ठीक है। किसी का पर्पस ये भी हो सकता है कि भाई कोई कहे कि मुझे मुझे बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना है। नाउ आई डोंट अग्री विद दैट पर्पस, और मुझे लगता है कि वो पर्पस जब अचीव भी हो जाएगा तो भी आप खोखला महसूस करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, व्हाट एम आई लिविंग फॉर, बिजनेस बिल्ड करना वो जो आंसर है आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस से तो आपको पैसा मिल रहा है, पैसे से आप जी रहे हो, पर आप जी किस लिए रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकालें, कुछ फिलोसफर्स को पढ़े, नॉट की वो जो एक आजकल परफॉर्मेटिव रीडिंग है ना, ओ मैं फ्रांस काफ्का पढ़ता हूँ, या फिलोसफी को आप एज एन एकेडमिया पढ़े। नहीं, समझदार लोगों को पढ़े कि सुकरात ने क्या कहा, ठीक है, आर्थर शोपेनहावर ने क्या कहा, नीचे के क्या विचार थे। आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बड़े सारे लोगों ने सिंप्लीफाई करके बताया है। तो जानो, थोड़ा सा भटको विद दैट मुद्दा कि मुझे ये जानना है कि मैं जी क्यों रहा हूं।
मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर एम्पैथी है, इफ यू कैन क्रिटिकली थिंक, देन द ओनली आंसर यू विल गेट इज कि मुझे सफरिंग कम करने के लिए जीना है। अगर आपके अंदर एम्पैथी है, अगर नहीं है तो फिर तो कर लो, कोई भी कुछ भी कर लो यार, तो मैटर ही नहीं करता। सर आप वीगन की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये एलिगेशन भी लग सकते हैं कि क्या आपका वीगन कंपनियों से टाई अप है कि जितना वीगन आप प्रमोट कर रहे हैं? तभी तो देखो मैं कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि माय वॉइस इज नॉट फॉर सेल। अब हम 11 साल से ये काम कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो जब भी हमने बात करी है, वीडियोस बनाए हैं, वीगन कंपनी हमें कोई सपोर्ट नहीं करती बाय द वे, तो हमने ना आज तक कभी किसी से पैसा लिया कोई वीडियो बनाने का, चाहे हमने किसी की फंड रेजिंग में हेल्प करी हो, या अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा मैंने कहा देखो भाई इन्होंने तो मटर और गेहूं का मीट बना दिया, ये नॉर्मल मीट से कितना टेस्टी है। तो ना हमने आज तक किसी से पैसा दिया किसी को कवर करने का, ना हमने आज तक अभी नेशनल ज्योग्राफिक ने हमें कवर किया, इंडिया टुडे ने किया, अखबारों ने किया, ना हमने कभी पैसा दिया। अभी मेरी किताब आई है, अब किताब के लिए मैंने लोगों को कहा कि भाई रिव्यू कर दो, तो हर एंडा पैंडा कह रहा है कि पैसा दे दो। मैं कहा यार मैं तो ये कहता कि किताब पढ़ के अगर अच्छी लगी है रिव्यू कर दो, तुम किताब रिव्यू करते हो तो अब आप बताओ कि ऐसे उठाई गिरे हैं कि इन्होंने फॉलोअर बना लिए, भाई 2000 5000 20,000 फॉलोअर है, जो उनको लगता है कि जो भैया है किताब रिव्यू करते हैं। भैया किताब रिव्यू थोड़ा करते हैं, भैया तो बिके हुए हैं, भैया को जो पैसा देगा भैया कहेगा उसकी किताब अच्छी है, तुम्हारा समय नष्ट करेंगे। तो फिर आप सर एक बार दर्शकों को किताब हाँ, कर ये मेरी किताब है हैप्पीनेस हैपेंस। ये मैंने लिखी अपनी जर्नी के बारे में भाई, कि कैसे मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में तब नाखुश था जब मेरे पास सब कुछ था, और फिर कैसे मेरी खुशी की खोज मुझे इंडिया लाई, यहाँ पे क्या हुआ, उस खोज से मैं कैसे पृथक हो गया, कैसे अलग हो गया, एक अलग रास्ते पे चल पड़ा, और कैसे उस रास्ते पे फिर मुझे खुशी मिल गई। तो किताब मैंने इसलिए लिखी, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट अ लॉट ऑफ अस डोंट गेट टू हैव। और क्योंकि मेरा मिशन है कि सफरिंग मुझे रिड्यूस करनी है, और मैंने रियलाइज किया कि जो हमारी खुशी की, हैप्पीनेस की खोज है, वो जो मिस इन्फॉर्म्ड है, हमें पता नहीं कि हमें हैप्पीनेस कैसे ढूंढनी है, उसकी वजह से ना सिर्फ हम सफरिंग सहते हैं, हम सफरिंग कॉज भी करते हैं। तो मुझे लगा कि यार इस किताब से मैं कुछ लोगों की तो ओरिएंटेशन बदलूंगा। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बिल्कुल। और हर जो भी जिसके मन में भी करुणा दया होगी उस बात को समझेगा। हाँ, ये किताब उन्हीं के मतलब की है जिनके अंदर एम्पैथी है। जिसके अंदर एम्पैथी नहीं है वो कहेगा कि मेरे को तो समझ नहीं आया, नहीं हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसके मतलब की है किताब। सर जब आपने जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट रेस्क्यू किया था, तब आपका एक्सपीरियंस क्या प्रॉब्लम्स? यार रेस्क्यू तो हमारा, जब हमने ओरोविल में काम करना शुरू किया 2013 फेब में लॉरेन के साथ, उनके पास 40-50-60 डॉग्स थे, तो वहीं पे जैसे कोई रेस्क्यू है भाई, किसी को पता है कि ये लोग कुत्तों का ध्यान रख रहे हैं, तो कोई फोन करता है अरे ये पपी है, इसकी टांग टूटी हुई है, तो ऐसे फर्स्ट रेस्क्यू तो था। मतलब अगर बचपन में मैं बात करें तो जैसे मम्मी भेज देती थी नाली में पपी फंसा हुआ है, तो उसके बाद तो बड़े तरह के रेस्क्यू। अब आज हमारे पास, अब हमारा पीपल फार्म जो हॉस्पिटल है यहाँ पे ऐसे रेस्क्यू होते हैं, बैल है उसको किसी ने एसिड डाल दिया है, किसी ने गाय की टांग काट दी, पूंछ काट दी, बड़ी सारी क्रूरता होती है, बड़े सारे एक्सीडेंट्स वाले केसेस होते हैं, बड़ी तरह के केसेस है। कोई किसी ने पेट रखा हुआ है पिटबुल, उसको वो रोज मारता है, तो आप वहाँ पे इंटरफेयर कई बार कर पाते हो, कई बार नहीं कर पाते हो, डिपेंड करता है कि पुलिस आपकी कितनी मदद कर रही है। तो तरह की स्थिति में एनिमल्स होते हैं, वो फंसे हुए होते हैं, अगर आप उन्हें बचा पाओ तो। सर हमारे आपसे कन्वर्सेशन का, पॉडकास्ट का पूरा प्रोजेक्ट यही था कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही दया करना और वो सेवा का काम है, जिसमें 100% आपका सिर्फ और सिर्फ सेवा का पर्पज होगा, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो सर अभी तक हमारे पीपल फार्म से कितने रेस्क्यूज हुए हैं, क्या उनका डेटा है? यार हजारों, लाइक जो लास्ट नंबर मेरा 5000 समथिंग था, 5 से आप लगा लो 7000, क्योंकि पहले हम कुछ साल पहले तक 500 600 700 एनिमल करते थे। जब से हमारा हॉस्पिटल हुआ है, जो कि हमारा ऑपरेशनल हुआ 2025 चल रहा है ना, 2023 सितंबर में हॉस्पिटल रेडी हो गया था, तो वहां पे हम साल के 1000 पशुओं की मदद करते हैं। इसमें कुछ आउट पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं जिनका ट्रीट ऑन स्ट्रीट होता है, और काफी होते हैं जो हमारे रिकवरी सेंटर में आते हैं। कुछ जो है नहीं बच पाते, कईयों को हम यूथनाइज करते हैं, जिन्हें
अच्छी जिंदगी नहीं मिली और ना मिल सकती है, उन्हें चैन की मौत दो, और फिर बाकी ठीक होकर वापस वहीं रिलीज होते हैं जहाँ सब लाए थे। वो आइडियल तो नहीं है, वापस सड़क पे जा रहा है, उसी सड़क पे तो घायल हुआ था, पर क्या करना, कहाँ छोड़ोगे। कुछ एक को हमने अडॉप्ट कर लिया, अभी जिसकी आंखें नहीं है, जिसका पैर नहीं चलता, अभी हमारी झिलमिल है, उसका दिमाग खराब है, लेफ्ट से आवाज आती है तो राइट भागती है, राइट से आवाज आती है लेफ्ट भागती है मुझ पे रोज भौंकती है रात को कि कौन आ गया कौन आ गया। तो ऐसा तो हमने अडॉप्ट कर लिया। सर अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है तो उसके पीछे बहुत सारे सवाल उठने लोग चालू कर देते हैं। तो अक्सर ये मीडिया पे कमेंट में होता है कि पीपल फार्म को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो उन लोगों के लिए आप देखो सवाल वैलिड है, मतलब ये तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई कुछ फायदा हुआ तो ये बंदा कर रहा है। आई मीन अब मैं इसको पर्सनली नहीं ले सकता क्योंकि हम ऐसे स्वार्थी दुनिया में ही रहते हैं, और अगर वो मान लेंगे कि भाई ये निस्वार्थ कर रहा है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बुरे दिखेंगे ना, कि भाई मैं तो देखो मैं अपना सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए, बीवी बच्चे के लिए जी रहा हूँ, मैं तो मेरे फिर वो घटिया लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों है। सेकंड, फंडिंग कहाँ से आती है, तो हम हर 3 महीने में रिपोर्ट छापते हैं कि इतना पैसा हमारे पास आया, और हमारे जो फंडर है सारे ये डोनर है छोटे छोटे, कि भाई कोई अपना पॉकेट मनी बचा के भेज रहा है, कोई गहनी पैसा भेज रही है, हाँ मतलब 10-20 हजार रुपए, लाख रुपया देने वाले लोग भी हैं, कि किसी ने साल में इकट्ठे ही 2 लाख रुपया दे दिया। रेयर है ऐसे लोग, रेयर, मतलब कोई 2 या 3 लोग में भी होंगे, पर मोस्टली सब छोटे छोटे पैसा आता है। तो हमारे पास महीने का 9-10 लाख आता है, 9-10 लाख खर्च हो जाता है, उसका भी हम पूरा ब्यौरा देते हैं। तो हाँ दैट्स इट, कोई सरकारी फंडिंग नहीं है। सवाल बहुत ही सरल है, पर सवाल उठाना भी चाहिए। देखो सब दो तरीके हैं कि आर यू आस्किंग मी अ क्वेश्चन और आर यू क्वेश्चनिंग मी। तो मैं कहूंगा कि आस्क क्वेश्चन और आपका जवाब देंगे। उस दिन किसी ने मुझे कहा था, ऐसे मैसेज किया था कि व्हाई द हेल डू यू फॉलो दिस अकाउंट। तो मैं कहा देखिए अगर आप किसी को तरीके से पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। फिर उसने तरीके से पूछा, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सवाल पूछिए, तमीज से पूछिए, तो पाल लेंगे गाय में भाई। हाल ही में नवरात्रि गई है और बहुत सारे दुर्गा पंडालों में या दुर्गा पूजा के दौरान बलि की प्रथा है और धर्म विशेष में कुर्बानी की प्रथा है ना। तो एक लार्ज स्केल पे होता है। नेपाल में भी फेस्टिवल होता है जहाँ काफी सारे है ना पशुओं की बलि दी जाती है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि ये तो बहुत ही धर्म का फेवर तो नहीं है। देखिए 2 तरह के लोग ये काम करते हैं। एक जो नासमझ होते हैं, जिन्होंने अगेन जो धर्म का प्रिंसिपल है वो ही नहीं पकड़ा। किसी भी धर्म में कभी भी कोई भी, चाहे आप भगवान से लेके धर्म गुरु तक, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हिंसा करो। हर किसी ने प्यार, काइंडनेस, इसी तरह के मैसेज दिए हैं। तो बलिदान जो है ऐसा थोड़ा है कि किसी पशु को पकड़ा और उसका गला काट दिया। डजंट मेक सेंस। बलिदान आप अपना कुछ करोगे ना, अपने अभिमान की बलि दो, जो आपने खुद अर्न किया है उसको सैक्रिफाइस करो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सैक्रिफाइस मीन्स। अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करके किसी की मदद करो, अपना समय सैक्रिफाइस करके किसी की मदद करो, तो दैट इज सैक्रिफाइस। तो ये नासमझ लोग हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस का मतलब ही नहीं समझा किसी भी धर्म के हो। फिर कुछ जो है वो घटिया लोग हैं, उन्हें मांस खाना है। अब उनको तो बाकी सब जो है ना वो बहाना है, ठीक है। उनसे पूछो तुम्हारा भगवान कभी शेर की बलि क्यों नहीं मांगता? सिर्फ उसी की बलि मांगता है जो बाजार में तुम 100 रुपया देके खरीद के ला सकते हो, है? तो सबके अपने रीजन। हाँ वही है कि ना समझ को तो फिर भी चलो आप समझ दे सकते हो। घटिया को आप जितना मर्जी चमका लो वो घटिया ही रहेगा। सर एक तरफ तो गाँव विश्वस्य मात्रा यानी कि गाय विश्व की माता है और करपात्री महाराज जी ने भी बड़ा आंदोलन किया था और है ना तमाम तरह के जो पुरुष मृत्यु संस्कार वो भी गायों को लेके बड़ा करते हैं। और फिर जब सरकार आती है तो वो भी कहती है हम भी किस तरह से गाय को माता घोषित करेंगे, है ना। तो क्या जानवर या गाय या कहें जो भी, क्या केवल पॉलिटिकल टूल बन के रह गए? भाई लगता तो ऐसा ही है। मतलब मुझे राजनीति का बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, पर अगर आप गाय की स्थिति देखो तो ये लगता है कि हाँ गाय के नाम पे
गाय गाय करते हैं वोट के लिए, पर गाय के लिए कुछ खास तो होता नहीं दिखता मुझे। अब बाकी जो ये तो पॉलिटिशियन की बात हो गई, जो धर्म गुरु गाय की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो लेजिटिमेटली बिलीव करते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं इसके हक में हूँ। और अगर आप इन धर्म गुरुओं से पूछें तो वो भी ये कहेंगे भाई दूध तब पियो अगर तुमने घर में गाय रखी है। वो ये कमर्शियल डेयरी के विरोध में है। ठीक। और गाय का क्या लोग कहेंगे कि कोई गाय कोई स्पेशल पशु है क्या? मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल है या नहीं है। अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो गाय को भी दर्द होता है, गधे को भी दर्द होता है, कुत्ते को भी दर्द होता है। पर जिस देश में अगर गाय का एक विशेष महत्व है धर्म की वजह से, अगर उस देश में गाय की वैल्यू नहीं होगी तो फिर कुत्ते बकरे मर गएगा तो तुम भूल ही जाओ ना। एक तरफ तो सर सरकार कहती है कि हमें इनको बचाना है, दूसरी तरफ सरकार मुर्गे पालन पे, मछली पालन पे, इन सबसे सब्सिडी देती है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? हाँ यार, है कॉन्ट्रडिक्शन। मेरी समझ से तो देखो, बाहर है तो जितना मुझे समझ में आया वो यही है कि देखो सरकार में बने रहने के लिए आपको वो चाहिए ना, ज्यादा वोट चाहिए। अब लोगों को नोट चाहिए तो आप उनके तो अब अजीब बात यह है कि रोजगार के और भी तरीके हैं, इन्हीं को क्यों बढ़ावा देना? मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि जो टॉप पे नेता बैठे हैं अभी उनकी मजबूरी है कि सरकार में बने रहने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है, या वो नहीं परवाह करते, कौन जाने। मेरी जो कास्ट है वो खटीक है, इनका पेरेंटल काम होता है बकरे काटना। पर हमने ये सब चीज़ का विरोध किया कि हमारे लिए तो और भी रोजगार हो सकते हैं, लेकिन हमारे लंबे पीढ़ियों ने ये काम नहीं किया। बट हमें फिर समाज से कट आउट होना पड़ेगा। हमने कहा हमें ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम इस काम को इसको हम रोजगार नहीं मान सकते ना। किसी को आप कैसे मतलब उसको काट के और उसको करके अपना पेट भरने के लिए आप कह सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए आप कह सकते हैं कि इनसे मेरा जीवन चला है, इससे सिर्फ ना चले जीवन। हाँ, बस देखो ले दे के बात आ जाती है कि आप क्यों जी रहे हैं। सर देश में करंट में ऐसे बहुत सारे एनिमल क्रूरल्टी को लेकर बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट स्टेट में या सेंटर में। आपको क्या लगता है कि ऐसा लॉ में ऐसा क्या अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे क्रूरल्टी को कम किया जा सके? अमेंडमेंट तो ये हो कि सजा जो है थोड़ी कड़ी कर दी जाए। अभी मैं कल परसों देख रहा था वीडियो कि वो किसी ने स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी राजस्थान में बैल पे, फिर उसके बाद चलो पुलिस ने पकड़ तो लिया उन्हें, अब वो सर उनका मूंड दिया, वो चला रहे हैं उन्हें। अब देखो पुलिस को क्रिएटिव होना पड़ता है। अब ये कहीं भारतीय न्याय संहिता में ये थोड़ा लिखा है कि उनके बाल उड़ा दो, पर बड़ी अच्छी बात है किया उन्होंने, पर कड़ी होना सजा, ऐसे तो लोग वैसे ही डरें। और दूसरा कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो लॉ की। ऐसा मेरे जैसा तानाशाह हो तो मैं तो कहूँ अगर पशु क्रूरता है, लड़की छेड़ रहा है, शूट एट साइड कर दो, खत्म, साफ करो। ये तो हिंसा में आ गया। तो हिंसा कोई ऐसा थोड़ा है कि बाय डिफॉल्ट हिंसा गलत है। अगर हिंसा जैसा आप मजे के लिए कर रहे हो, रिवेंज के लिए कर रहे हो, वो गलत है ना। ये जो हिंसा है ये तो आपको करनी पड़ रही है ताकि एक लार्जर हिंसा ना हो। आप डेटर कर रहे हो लोगों को। एक तो जो गलत कर रहा है, जो लड़की छेड़ रहा है, वो क्या सुधरेगा, है ना? माँ के पेट से ही आया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने फीमेल देखी नहीं आज तक। हर कोई माँ के पेट से आया, फिर भी लड़की छेड़ रहा है, उसको खत्म करो। तो इस हिंसा में कुछ गलत नहीं है। सर ये काफी लोगों का सवाल है कि सब लोग आपसे इंस्पायर हो जाते हैं और वीगन हो जाते हैं। अगर दूध की सप्लाई खत्म हो जाएगी, अब ये जो पशु पल रहे हैं और इनके लिए फिर क्या इनकम का सोर्स होगा? देखो, एक तो ये बड़ी थियोरिटिकल बात है कि सब लोग वीगन हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, है ना। एक सोसाइटी की एक लार्ज परसेंटेज तो गाय खा जाती है, ठीक है, तो वो क्या वीगन होगी? तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ सफरिंग कम कर सकते हो। पर मान लेते हैं कुछ मैजिकल हो जाता है कि जी मैं कुछ ऐसा ही बोल जाता हूँ कि हर किसी का दिमाग बदल जाता है, मतलब वाह, तब भी जिसने गाय पालनी है ना, वो प्यार के लिए पालेगा। जरूरी थोड़ा है कि आपको व्यापार के लिए ही पालनी है ना। कुत्ते भी तो रखते हैं, कुत्ते का दूध ले रहे हो प्यार के लिए रख रहे हो ना लोग।
सर, पीपल फार्म की एक लंबी जर्नी है और अलग अलग राज्यों में, देश के हर एक हिस्से में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। लोग कोशिश करते हैं, सकारात्मक रूप से ही कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने अपनी चुनौती आती है। कभी कोई आस पड़ोस के लोग उनकी कंप्लेन करते हैं, है ना, या उनको फंड की समस्या होती है, जगह की समस्या होती है। लेकिन आप पीपल फार्म का एक लंबे समय से संचालन कर रहे हैं और सफल तरीके से संचालन कर रहे हैं, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे काम करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी आपने काम करना है ना, आपको पहले टेक अ स्टॉप कि भाई मेरे पास क्या संसाधन है, क्या एबिलिटीज हैं और क्या मेरे सर्कमस्टांसेस हैं। अब देखो, लेटर ऑन तो ये चीज़ें, संसाधन जो है एक्वायर किए जा सकते हैं, एबिलिटीज भी सीखी जा सकती हैं, सर्कमस्टांसेस भी बदले जा सकते हैं। पर शुरू करने के लिए उसी दायरे में रह के आप शुरू करें तो थोड़ा प्रेशर कम रहता है। तो आप कहो कि भाई मेरे पास इतनी सी जगह है, तो मैं 3 ही कुत्तों का प्रतिमंथ इलाज करूंगा और ये लेके चलो। आप थोड़ा पैसा जेब में लेके चलो, क्योंकि इनिशियल जो कॉस्ट है तो आपको ही देनी पड़ेगी। आपको कोई जानता नहीं, कोई आपकी मदद करेगा नहीं। वैसे भी इंडिया में ठगी इतनी ज्यादा है, इसलिए लोग आप पे विश्वास करते नहीं। तो ये करना चाहिए, थोड़ा पैसा होना चाहिए और फिर वही है कि जितना आप समय निकाल के कर सको। भाई अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, उससे थोड़ा पैसा आ रहा है और थोड़ा आपका समय, वहां से शुरू करो, लिमिटेड काम शुरू करो और जो भी आप कर रहे हो लोगों को बताओ। अब हमारे देश में तो ये था ना कि भाई एक हाथ से लो, दूसरे को पता ना लगे। वो इसलिए था कि भाई हम ईगो और अहम की वजह से ना करें। पर यहाँ पे लोग आपके काम को जब तक जानेंगे नहीं, वो आपसे जुड़ेंगे नहीं, सपोर्ट कैसे करेंगे। पर वो एक लंबा सफर है, तो थोड़ा आपको जेब में अपना लेके चलना है या फ्रेंड्स एंड फैमिली को जोड़ के चलो, ताकि आप उसको खुद से सस्टेन कर पाओ। तो क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजेस तो फंडिंग के ही आते हैं। दूसरा आपने कहा जगह। अब जगह का क्या है कि जगह खरीदनी मुश्किल है, खासकर अगर आप शहर में हो तो किराए पे लो। तो मैं कहूंगा कि कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करो कि कल को जब आपकी लीज खत्म हो तो आप चीजें नट बोल्ट खोलो और ले जाओ। बिल्कुल सही है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बट उससे भी बड़ा एक सेगमेंट है जिनके 100% इमोशंस एनिमल्स के साथ हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कि डायरेक्ट रूप से तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो कैसे एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, पशु 2 जगह मरते हैं, तो सड़कों पे मरते हैं, है ना। तो अगर जो सड़क पे पशु है उनकी बात करें तो आप सिंपल तो शुरू करो, भाई उन्हें खाना डालो। अब उसके अलग चैलेंजेस हैं। आजकल खाने के लिए लोग लड़ते हैं, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। कभी किसी से बोरी डालोगे, कभी आप RWA को बताओगे कि भाई मैं खाना डालूंगा, मेरी कुत्तों से दोस्ती होगी, तो ही मैं उनकी वैक्सीनेशन कराऊंगा, स्टरलाइजेशन कराऊंगा, है ना। प्लस कल को कोई कुत्ता कट्ठा ना हो जाता है तो उसको किसी NGO में छोड़ के आना है, किसी शेल्टर में छोड़ के आना है, तो कोई उसको पकड़ेगा तो छोड़ के आएगा ना, इसलिए खाना डाल रहे हैं। तो इस तरह जो भी आपको अपना प्रेजेंट करना होगा केस। फिर उसके बाद क्या है कि खाना आप डाल रहे हो, मैं कहूँगा खाने से भी पहले आप पानी का इंतजाम कर दो, है ना। गर्मियों में पानी का बोर रख दिया, सर्दियों में आपने बोरी रख दी, यहाँ से आप शुरू करो। इससे एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब बच्चे देखते हैं, बच्चे एम्पैथी सीखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी रेस्क्यू में जाके फर्स्ट एड सीखो, क्योंकि बड़े सारे केसेस हैं कि डॉग को जरा सी चोट लगी है, अब वो चोट रोज कोई साफ कर दे फटाफट हील हो जाएगा, कोई साफ नहीं करता, वहाँ मक्खी बैठती है, अंडे देती है, मैगट होते हैं, वो वूंड बड़ा होता जाता है, जानलेवा तक हो जाता है। तो थोड़ी सी आप फर्स्ट एड सीखो। उसके बाद आप कंफर्टेबल हो, आप जॉब पे जाते हो, कुछ भी है, आप डॉग अडॉप्ट नहीं कर सकते, पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप फॉस्टर कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कोई केस है, अब 2.5 महीने हो गए, वो लगभग ठीक है, लेकिन उसको महीना भी और लगेगा पूरी तरह ठीक होने में। उस महीने में किसी और के यहाँ फॉस्टर हो जाए डॉग, तो उसमें हम किसी और डॉग को ले आएंगे। अब डॉग में इसलिए कर रहा हूँ कि अब शहर में लोग कहाँ गाय तो नहीं लाएंगे ना, हम तो गाय का भी इलाज करते हैं, पर मैं इसलिए डॉग कह रहा हूँ। डॉग कैट ये वाले एनिमल है, तो यहाँ से आप शुरू करो। अब दूसरा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा पशु, लाइक बहुत से पशु तो सड़क पे मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पशु आपकी प्लेटों पे, आपकी डिनर टेबल पे मरते हैं। तो आप क्या खा रहे हो, थोड़ा उस ओर ध्यान दें कि भाई आपके दूध के गिलास के पीछे कितनी गाय मरी, कितनी भैंस कटी, आपके अंडे के लिए कितनी मुर्गियां तड़पी, आपके मांस के लिए कितने बकरे कटे। तो थोड़ा सोचो, और अगर कम कर सकते हो तो कम कर दो, क्योंकि आपने कहा ना लोग एनिमल लवर होते हैं,
वो जो इमोशन जुड़ा होता है वो खासकर ज्यादातर कुत्ते से जुड़ा होता है ना। किसी का थोड़ा दायरा बड़ा होगा तो वो गौ सेवा तक जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा दूध पीने की वजह से बताओ गाय मर रही है, भैंस कट रही है। सर, सबसे पहले अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो संसार के सभी जीव जंतु अपने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं और मरते हैं। पर अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम भूख मिटाने के लिए उनको मार लें, और हमारे यहाँ तो कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हिंसा करके खाए हुए भोजन से क्या लोगों में भी हिंसक प्रवृत्ति या उनके व्यवहार में कुछ इस तरह का परिवर्तन आता है? आपके जो सवाल का पहला पार्ट था ना, मुझे एक तो लग नहीं रहा कि वो दूसरे से रिलेटेड, मुझे बहुत ज्यादा रिलेशन समझ नहीं आया। और मैं कहता हूँ कि जो कर्म है ना, वो पशु की योनि में आके कोई आत्मा उस कर्म को भोग नहीं रही, उस कर्मों के फल की सजा तो मिल गई। मेरे को जो लगता है वो ऐसे लगता है कि अगर मैंने आज कुत्ते को पत्थर मारा, अगली बार मैं कुत्ता बन के पैदा होऊंगा ताकि मैं एम्पैथी सीखूं, ताकि मैं जानूं कि कुत्ता बन के मुझे कैसा महसूस होता है। अगर कोई पत्थर मारता है मुझे तो मुझे डर लगता है, और कोई पुचकारता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये एम्पैथी मैं सीखूं और मेरी सोल में वो इम्प्रेशन रहे। अब हम सोल की बात करेंगे, लोग एकदम साइंस वाले मेरे पीछे बढ़ जाएंगे, वैसे तो बड़े सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं खैर, तो वो एक अलग चीज है। दूसरा आपने कहा कि भाई जो हम हिंसा करके खाते हैं तो उससे क्या हमारा मन हिंसक होगा। देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि हमारे में ही कहा गया भाई जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अब उसके मैकेनिक्स क्या है, उसके मैकेनिक्स अगर आप साइंटिफिकली देखें तो वो ये है कि जब एक पशु है, स्लॉटर से पहले जिस तरह के उसके पता नहीं कितनी तरह के एंजाइम या जो भी उसके अंदर वो प्रोड्यूस होंगे, नॉट एंजाइम्स, जैसे कॉर्टिजोल, हार्मोन्स, तरह हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वही आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो फियर, एंजाइटी और वो सब आपके अंदर आएगा। दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ इट। ये तो है ही। सर, कई बार हम देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में खान पान की पद्धतियाँ अलग अलग हैं। तो अगर हम कहें कि गुजरात के किसी बंदे को कहें कि आप जलेबी फाफड़ा न खाएं, तो वैसे ही वेस्ट बंगाल या साउथ की सेगमेंट में जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए कहें कि रूटीन बन गया, उनका लिए कल्चर का हिस्सा हो गया है। तो उनके लिए ये कहना कि आप ना खाएं, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? देखो, मैं तो नहीं कहता कि आप ना खाओ, मैं तो सवाल पूछता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तो जरूरी है कि क्या आपके अंदर दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता है, आपको उससे फर्क पड़ता है। मतलब आप कैसे हो, आप डोनाल्ड ट्रम्प टाइप इंसान हो कि दुनिया मरती है तो मरे मेरी बला से, है ना, या आप थोड़े बुद्ध टाइप इंसान हो कि है किसी को भी जो दर्द है वो मेरा दर्द है। आप किस तरह के व्यक्ति हो? अगर आप कहते हो मैं ट्रम्प जैसा हूं तो भाई बात भी खत्म होगी, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा। फिर दूसरा मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपके हिसाब से क्या एनिमल्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब वैसे सीमेंट के पोल या पत्थर की तरह हैं, या उन्हें दर्द महसूस होता है, उन्हें प्यास महसूस होती है, भूख लगती है ना, उन्हें डर लगता है? आप कहोगे हाँ जी ये सब होता है। फिर मेरा तीसरा सवाल आपसे होगा कि भाई तो आप जो मांस खा रहे हो, आपको लगता है कि उसके पीछे एनिमल्स के साथ तो कुछ गलत हो रहा है? तो अगर आपको समझ में आता है हाँ गलत हो रहा है और आपको उनका दर्द महसूस होता है, फिर आप खुद ब खुद ही उससे पीछे हटोगे। पर इंसान का मूल गुण है, जैसे हम इंसान है और वैसे अपनी हमारी प्रवृत्ति, वैसे जानवरों की अपनी प्रवृत्ति। तो एक इंसान दया, करुणा, ये सारे भाव उसके अंदर हैं। वो भाव उसके अपने बच्चों के लिए भी है, अपने परिवार के भी है। लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो वो ऐसा क्यों चेंज हो जाता है कि नहीं ये तो बस खाने के लिए बने हैं या कुछ? क्योंकि जैसे आपने कहा ना, जिसने हमने कहा दया का भाव, जिसे मैं कहता हूँ सर्कल ऑफ एम्पैथी, अब हर किसी के अंदर ये सर्कल ऑफ एम्पैथी जो है छोटा भी होता है। किसी को मैं होता है मैं मेरी बीवी, मेरा बच्चा, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, उसमें घर में जो पालतू पशु है वो भी आ जाएगा। किसी को गली के कुत्ते का भी होगा, इसी तरह किसी को आगे गाय, बकरे, मुर्गी, मछली का भी होगा, किसी का दायरा छोटा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अब क्योंकि हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर एम्पैथी का एक स्पार्क होता है, पर क्या आपके माँ बाप ने पंखा जला उसको और उस एम्पैथी को बढ़ाया, या जरा सा ही रहने दिया कि बस हाँ भाई स्वार्थी बन दुनिया इसी लायक है? जो कि मोस्ट लोग ऐसे ही हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसी तरह के लोग बच्चे फटाफट पैदा कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं बिना वैल्यूज के। सर, जैन धर्म में तो अहिंसा को लेके
नेक्स्ट लेवल है कि वो लोग किसी जीव की हत्या, बात करते हैं तभी मुंह पे कपड़ा रखते हैं, संध्या से सब कुछ खाना वाना उनका पहले रहता है कि कहीं भी अप्रत्यक्ष रूप से भी हिंसा न हो। लेकिन जब दूध की बात आती है तो क्या जैन समुदाय अगर इस चीज को फॉलो करता है तो उनके लिए तो एक हमेशा जैन समाज में होता है कि कभी कोई मुनि महाराज अगर कुछ कह देते तो वो फॉलो करते हैं। तो एक बड़ा सेगमेंट है जो इस चीज को वेगन होने के लिए प्रयास कर सकता है। करेक्ट। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि जैन लोग वैसे तो अहिंसक होते हैं, बिल्कुल उन नेक्स्ट लेवल वो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ दूध की बात आ जाती है तो फिर वो मैं एक जनरल रिलीजन वाली बात करूंगा, ठीक है। मुझे जैन का इतना ही पता है कि वो लोग अहिंसा को बहुत प्राथमिकता देते हैं, जैसे बौद्ध लोग करुणा को देते हैं थ्योरेटिकली। अब एक रिलीजन में या तो लोग जो है ना, देखो पॉलिसी को पकड़ लेते हैं कि पॉलिसी पकड़ ली कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फलानी चीज नहीं खानी। वो इसमें नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। कई लोग जो है प्रिंसिपल को समझते हैं कि हिंसा नहीं करनी, अहिंसक बने रहना है बिकॉज एक्स वाई जी रीजन, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ना, ये वो हैं जो समझदार लोग हैं, जो प्रिंसिपल को समझ रहे हैं, और कई लोगों ने सिर्फ पॉलिसी पकड़ी। जिसने प्रिंसिपल को समझा वो बदलते समय के साथ उस प्रिंसिपल को हर चीज पे अप्लाई करेगा। अब जब ये पॉलिसियां लिखी गई थी तो तब तो दूध क्रूअल नहीं था ना, तब अपना गाय अपना घूम रही थी, सारे बच्चे भी पल रहे थे, गाय बछड़े के लिए भी दूध था, हमारे लिए भी दूध था, लगभग हर घर में गाय थी, कोई टेंशन वाला मामला ही नहीं था। अभी शुरू ही किया अपने चैनल ना? हाँ सर, 10-15 अच्छा, तो हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप तो बहुत छोटा चैनल। सर ये सबसे बड़ा थैंकफुल है कि हमने कहा और आपने बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट। मेरे को ये नंबर्स वाला जो है ना पूरा कि आपकी पहचान है कि आपके इतने मिलियन फॉलोअर है, इतना गंद लगता है मुझे ये। मैं तो सोशल मीडिया की गंदी दुनिया से दूर हो जाना चाहता हूँ, पर यह कि हमारे मैसेज कैसे जाएंगे। पर जहाँ पे आपकी पहचान गई है, अभी किसी ने मेरा कहीं कोई इवेंट किया था, उन्होंने लिखा 2 मिलियन फॉलोअर। मतलब भाई गौ सेवक लिख दो, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है, 2 मिलियन फॉलोअर, वो उसी से थोड़ी ना पहचान है। उनके हिसाब से तो यही है। लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं यूट्यूबर हो। अरे नहीं, ऊद बिलाव, हम काम कर रहे हैं, ये हम उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो हम यूट्यूबर हो गए? तुम अजीब बात कर रहे हो। एक यूथ फेस्टिवल हुआ और उसमें उन लोगों को बुलाया था ना जिनके इंस्टाग्राम और उस पर फॉलोवर्स है, न कि उन लोगों को, उन युवाओं को जो वाकई में कुछ, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है। सब पूरा तो मेरे तो कल खत्म होती दुनिया, आज खत्म है मेरी बला से। जब तक नहीं खत्म हो रही तब तक हम जो अच्छा कर लें बस वही है। बाकी तो हर कोई किसी रेस में कोई क्राइसिस होता है तो कहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इस क्राइसिस के बारे में क्या करें, सोचेंगे इस क्राइसिस के बारे में क्या कह दें। इससे पहले कोई और वीडियो बनाए, मैं बना दूं वीडियो कि अर्थक्वेक आया है।